लोग डिस्कस किए थे अबाउट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, उसका एक बहुत ही अच्छा सेक्शन बनके तैयार होता है जिसपे थोड़ा सा आप बात करके देखो, उसपे कुछ न्यूमेरिकल वाइज आज पूरी तरह से उसका न्यूमेरिकल पार्ट देख लो। हम लोग ये डिस्कस किए थे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट बाय सेकंड इज इक्वल्स टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ सेकंड गैस बाय मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस, या फिर डेंसिटी के टर्म में बोलो तो डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस बाय डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। सही है। इस रेट को भी हम लोग लिखना सीखे थे, इस रेट में भी हम लोग सीखे थे, तो हाँ भाई इसको वॉल्यूम के टर्म में आप लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस फर्स्ट डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, वॉल्यूम ऑफ गैस सेकंड डिफ्यूज बाय टाइम टेकन should be equals to root under molar mass of second by molar mass of first is under root density of second by density of first। आप अगर चाहो तो वॉल्यूम के टर्म में इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। अभी का जो न्यूमेरिकल था तुम्हारा जिसमें हम ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपको 10 लीटर बताए थे और बोला गया था कि सेम टाइम लेना है, तो अगर आप सेम टाइम लेते तो टाइम कट जाएगा, पर आपको उसी समय में सल्फर डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा ये बताना था, तो आप डिस्कशन अभी किया, आपका आंसर आया था 10/√2 अब देखो कभी-कभी ऐसा होता है कि गैसेस जिस कंटेनर के अंदर होता है जिसको आप डिफ्यूजन में यूज करते हैं, कंटेनर में होगा तो एक ऑरिफिस से बाहर आएगा, उसका प्रेशर अलग-अलग होता है। अगर आप प्रेशर को भी इस इक्वेशन में यूज करना चाहें, if gases are at different pressure, तुम सोचो एक गुब्बारा में गैस भरा हुआ है, उस गुब्बारे को अगर आप दबाएंगे तो गुब्बारे से जो गैस का इफ्यूजन हो रहा है वो जल्दी जल्दी होगा या स्लो होगा? जल्दी होगा। मतलब प्रेशर को अगर आप बढ़ा दीजिएगा, प्रेशर को अगर आप बढ़ाइएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या होगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? इंक्रीज करेगा। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि रेट इज प्रोपोर्शनल विद प्रेशर। जब आप इस सारे टर्म को इंक्लूड कर देते हो तो रेट का इक्वेशन होता है R1/R2 इज इक्वल्स टू, अभी तक तुम पढ़े थे मोलर मास ऑफ 2 बाय मोलर मास ऑफ 1, लेकिन प्रेशर के टर्म में P1/P2 भी यहां ऐड हो जाता है, प्रेशर 1/प्रेशर 2। सर अगर दोनों गैस सेम प्रेशर पे है जैसा पहले हो रहा था तो दोनों पी कट जाता है, तो प्रीवियस इक्वेशन। लेकिन अगर प्रेशर दिया है कि देखो भाई हमारे पास हीलियम गैस है 4 एटीएम पे और ऑक्सीजन गैस है 10 एटीएम पे, तो दोनों का प्रेशर बताया। प्रेशर बताने का मतलब है कि आपको इस इक्वेशन को यूज करना है, ठीक है। प्रेशर नहीं बताया मतलब जो अभी तक आप यूज कर रहे थे उसको यूज कीजिए। क्लियर है? अब इसके बाद एक और पार्ट आता है जिसमें गैसेस बल्ब से निकलता, बल्ब मतलब कंटेनर। देखो ये कंटेनर है, आप इसको स्फेरिकल बल्ब बोल सकते हैं, ये एक दूसरा कंटेनर है, आप इसको दूसरा स्फेरिकल बल्ब बोल सकते हैं। इसमें भर दीजिए HCl गैस, इसमें भर दीजिए NH3 गैस। आपको सबसे पहले केमिकल रिएक्शन हम समझा दें, वैसे केमिकल रिएक्शन का जरूरत नहीं है लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। जब आप HCl को NH3 के साथ मिलाते हैं ना तो बनता है NH4Cl। क्या बनता है? NH4Cl। और NH4Cl है ना धुएं के जैसा होता है, व्हाइट फ्यूम। घर में जलाता होगा अगरबत्ती अगरबत्ती देखता है व्हाइट रंग का धुआं निकलता है, वो व्हाइट फ्यूम है, ठीक है। अब देखो जरा कॉन्सेप्ट समझो। मान लो इसका प्रेशर है P1, हम लोग इसको 1 कंटेनर बोलते हैं, प्रेशर P1, मोलर मास M1, ठीक है। आज इसको हम लोग 2 कंटेनर बोल दिए, इसका प्रेशर P2, मोलर मास M2। दोनों को बोला गया कि भाई देखिए दोनों को एक पतले से पाइप से जोड़ दीजिए। अब दोनों तरफ का जो नॉब उसको खोल दीजिए, जब नॉब खोलिएगा तो इधर से चलेगा HCl, उधर से आएगा NH3। सबसे पहली बार व्हाइट फ्यूम कहां बनेगा? इस लाइन का मतलब सुना, सबसे पहली बार HCl और NH3 कहां मिलेगा? पाइप में। वाह वेरी गुड। उसी का एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है कि पाइप में कहां मिलेगा। पाइप का लेंथ है यहां पर L मान लो, पाइप में यहां से लेफ्ट से मान लो L1 डिस्टेंस पे पहली बार HCl और NH3 मिला। इसका मतलब है इतना वॉल्यूम HCl का डिफ्यूज हुआ और इतना वॉल्यूम NH3 का डिफ्यूज हुआ। बोलो समझा? इस लेंथ को L2 कह दोगे,
P1 by P2 अंडर रूट M2 by M1। ठीक है, रेट को आप लिख सकते हैं वॉल्यूम बाय टाइम, वॉल्यूम बाय टाइम इज P1 by P2 अंडर रूट M2 by M1। दोनों का टाइम सेम, दोनों को तो इक्वल टाइम मिलेगा जाने के लिए, टाइम सेम। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस डिफ्यूज बाय सेकंड इज इक्वल्स टू P1 by P2 अंडर रूट मोलर मास M2 by M1। आगे बढ़िए, वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। इस पाइप का एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, L1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये HCl गैस का वॉल्यूम डिफ्यूज बताएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A L2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये NH3 का वॉल्यूम डिफ्यूज गैस बताएगा। तो 1 में हम लोग लिखें एरिया इनटू L1 और 2 में लिखें एरिया इनटू L2, कैन बी रिटन एज P1 by P2 अंडर रूट M2 by M1। सही है, दोनों एरिया तो सेम है, तो आप बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ फर्स्ट गैस डिफ्यूज इन पाइप by 2 is equals to P1 by P2 अंडर रूट M2 by M1। आप इसको यूज करके ये पता कर सकते हैं कि पहली बार ये दोनों गैस कहां मिल रहा है, पहली बार ये दोनों गैस कहां मिल रहा है, आप इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? मान लो जैसे ये पाइप 2 मीटर का है, ऊपर तुम L1 लिखती है तो नीचे 2 - L1 लिख दो। ठीक है, तो L1 ही निकालना रहेगा, बाकी सब डाटा तो नोन है। अगर गैस का नाम बता दिए तो आपको मोलर मास बता दिए, गैस का प्रेशर कंटेनर में दिया है, अगर नहीं दिया है तो इक्वल लेना है। सॉल्व करो, आंसर है। अब देखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया गया आपके अच्छे एग्जामिनेशन में, और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बोला गया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला गया लाइन से यहां पर 10 मीटर तक बहुत सारा पर्सन खड़ा है, बहुत सारा पर्सन यहां 10 मीटर तक है ना, ऐसे खड़ा है, समझे? इस तरह से बहुत सारा आदमी यहां पे 10 मीटर तक खड़ा है। एक तरफ से छोड़ा गया है टीयर गैस और एक तरफ से छोड़ा गया है लाफिंग गैस। तो कौन वो ऐसा पर्सन किस जगह पे खड़ा होगा जो साइमल्टेनियसली हंसेगा भी रोएगा भी? बस एक्चुअली कॉन्सेप्ट यही है, साइमल्टेनियसली ऐसा पर्सन खोजो जो हंसेगा भी और उसी समय रोएगा भी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर, नोट करो। NO2 देखो, अगला सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, KTG की शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये आप 2 जगह पढ़ेंगे। आप इस टॉपिक को केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ेंगे और फिजिक्स में आप फिजिक्स के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। आप जब है ना 11 का ही थर्मोडायनामिक सेक्शन पढ़िएगा फिजिक्स में, तो उस समय केटीजी अलग से उसमें चैप्टर के अंदर है ना यूनिट के अंदर एक चैप्टर करके दे दिया है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। लेकिन फिजिक्स जब आएगा तो फिजिक्स अपने तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करेगा, मोमेंटम, फोर्स, इस तरीके से। और अभी आप केमिस्ट्री में इसके अंदर कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। पोस्टुलेट्स क्या होता है? पोस्टुलेट्स एक्चुअली उस थ्योरी को कहते हैं जिसको उस समय प्रूफ नहीं किया गया था, लेकिन उसको मानने से साइंस का बहुत सारा चीज है ना सेटिस्फाई हो रहा था या प्रूफ हो रहा था, उसको पोस्टुलेट्स कहते हैं। बोर भी अपने समय में बोर का पोस्टुलेट्स ही दिए थे, मतलब कुछ ऐसा थ्योरेटिकल चीज बताए थे जिसको प्रूफ नहीं किए थे, लेकिन जब साइंस डेवलप होकर उन सब चीजों को प्रूफ किया तो उसमें से बहुत सारी चीजें करेक्ट हुई। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी उसी तरह का पोस्टुलेट्स है जो किसी भी गैस के बिहेवियर को समझने में आपको मदद करता है। अभी तो साइंस बहुत डेवलप है, लेकिन आपको पढ़ाई तो इनिशियल से करना है। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये क्या कहता है? सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी का कहना है कि कोई भी गैस या सैंपल का जब बात करते हैं, जैसे आप इस रूम में गैस का बात करते हैं,
तो वो छोटे 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 पार्टिकल्स से बना है और उन गैसियस पार्टिकल्स को हम लोग है ना गैसियस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, छोटा मॉलिक्यूल गैसियस मॉलिक्यूल, नहीं बोले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, बोले गैस का मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल्स छोटा होता है। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल्स काफी स्मॉल होता है साइज में, ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं, नेकेड आई से तो आपको गैस का मॉलिक्यूल दिखता भी नहीं, तो वो काफी छोटा होता है साइज में, गैसियस मॉलिक्यूल्स। और उन गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो नेग्लिजिबल होता है। काइनेटिक थ्योरी का दो ऐसा अजम्पशन है जिससे आगे जाके साइंस को दूसरा एक थ्योरी डेवलप करना पड़ा, और उसमें से एक अभी आप सुन लीजिए। 3 पॉइंट अभी हम बोल रहे हैं। सबसे पहले, कोई भी गैसेस सैंपल में लार्ज नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स होता है। दूसरा, गैसेस मॉलिक्यूल्स काफी छोटा होता है, तो उसका वॉल्यूम आप पूरे गैसियस सैंपल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको एक एक वर्ड दिमाग में रखना पड़ता है। गैसियस सैंपल का वॉल्यूम मतलब जिस कंटेनर में है उसका वॉल्यूम। जैसे हम इस रूम में बोलेंगे जो गैसियस सैंपल उसका वॉल्यूम बताओ, तो रूम का वॉल्यूम बताओ। अब रूम का वॉल्यूम देख लो तुम्हारा कितना है, और हम बोलेंगे कि एक गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वो तो एक डस्ट पार्टिकल से भी छोटा है, तो क्या पूरे गैसियस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के कंपेयर, पूरे गैसियस सैंपल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर देगा? बात समझा? तो ये था सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड में बोला गया कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो काफी 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 कम होता है, तो आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं। दो मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहा है, अभी इतना छोटा है कि आप उसको नेग्लेक्ट कीजिए। ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ आपसे बोला गया कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल रुका हुआ नहीं रहता। अगर आप 0 केल्विन के अलावा किसी भी टेंपरेचर पे बात करते हैं, 0 केल्विन तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट प्रैक्टिकली अचीवेबल, 0 केल्विन के अलावा अगर किसी भी टेंपरेचर पे आप बात करते हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल काफी हाई वेलोसिटी से मूव करता रहता है। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल, मान लो मेरे हाथ पे एक गैसियस मॉलिक्यूल है, तो वो है ना अपने आप को इस तरह से मूव कराएगा। इस तरह के मोशन को आप जिगजैग पाथ कहते हैं। स्ट्रेट लाइन में चलेगा, फिर डायरेक्शन बदल लेगा, फिर स्ट्रेट में चलेगा, फिर डायरेक्शन बदल लेगा, फिर स्ट्रेट में चलेगा, डायरेक्शन बदल लेगा, एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड जिगजैग मोशन। तो किसी भी टेंपरेचर पे गैसेस मॉलिक्यूल्स मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी ऑन जिगजैग पाथ, जिगजैग पाथ, जिगजैग पाथ। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, आखिर उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलता कैसे है? देखो, जैसे यहां से आया, यहां से जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, फिर इधर चला, फिर इधर गया, 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 फिर इधर चला, फिर इधर, इधर, इधर गया, फिर इधर गया। आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो भाई ऐसे समझिए कि जब गैसेस मॉलिक्यूल कंटेनर में मूव कर रहा होता है तो वो आपस में भी टकराता है, और कोई नहीं मिलेगा तो जाते 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 कंटेनर के वॉल से टकराएगा। सही है? अब मान लो जैसे हम यहां से इस चॉक पीस को फेंके, या तो आप में से किसी से टकराएगा, अगर कोई नहीं मिलेगा तो पीछे वाले वॉल से टकराएगा। सही है? तो जब भी गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ या कंटेनर के वॉल से टकराता है तो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल देता है। यहां से जा रहा था, टकराया, अब इधर जाएगा, फिर टकराया, फिर इधर जाएगा, फिर इधर टकराया, फिर उधर जाएगा। तो ये है जिगजैग मोशन का कारण। अब जितना भी कोलिजन किसी गैसेस सैंपल में गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, दे ऑल आर परफेक्टली इलास्टिक। क्या कुछ और बताना पड़ेगा? परफेक्टली इलास्टिक में मतलब एनर्जी कंजर्व, कोई एनर्जी का लॉस नहीं। So that all collisions which takes place between gaseous molecules are perfectly elastic. अब देखो, कंटेनर के अंदर अगर गैस है तो हम लोग ये बोलते हैं कि हाँ गैस का कुछ प्रेशर, 2 atm 5 atm जो भी, तो आखिर ये प्रेशर कैसे आता है? जब गैसेस मॉलिक्यूल जाके कंटेनर के वॉल से टकराता है तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होने की वजह से उनके मोमेंटम में चेंज होता है, और मोमेंटम में जब चेंज होगा, हम एनर्जी में चेंज नहीं बोले, हम क्या बोले? मोमेंटम में चेंज। तो मोमेंटम में अगर चेंज होगा तो उसका चेंज होने का रेट फोर्स होगा, और फोर्स को जब वॉल के एरिया से आप डिवाइड कीजिएगा तो प्रेशर होगा। ये एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जिसपे फिजिक्स में आप काइनेटिक थ्योरी का काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव करते हैं। बड़ा सा डेरिवेशन इक्वेशन आता है, PV = 1/3 mnu²। PV pressure into volume is equals to 1/3 mnu², mass of gaseous molecule, n is the number of gaseous molecule, and u is called RMS velocity, root mean square velocity।
केमिस्ट्री में इसका डेरिवेशन नहीं करना, इस इक्वेशन को लेके आगे पढ़ाई करना है, और फिजिक्स में इसी इक्वेशन को डिराइव करना है। अब हम क्या बोले आपको, फिजिक्स के तरीके से पढ़ाई होगा, केमिस्ट्री। तो क्या कहा गया कि गैसियस मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर जब मौजूद है तो वो जाके कंटेनर के वॉल से टकराता है, और उस टक्कर के दौरान जो मॉलिक्यूल का मोमेंटम में चेंज होता है उसका रेट गैसियस फोर्स होगा बाय एरिया गैसियस प्रेशर होगा। क्लियर है? इसको गैसियस प्रेशर कहते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव करते हैं, व्हिच कम्स टू बी Pv = 1/3 mn/u²। ठीक है, सब चीजें भी लिख लेंगे। लास्ट, कोई एक गैसेस मॉलिक्यूल को अगर आप लेते हैं तो वो काफी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, भाई मोशन है, मोशन अगर है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। आप खुद से प्रैक्टिकल सोचिए, छोड़िए कोई इक्वेशन, कोई बड़े साइंटिस्ट को, आप गर्म कीजिएगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कोई थ्योरी नहीं चाहिए, एकदम प्रैक्टिकल बात। गर्म करेंगे उसका वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है? दिस इज द लास्ट। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं आता? इन सबको लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इसका थ्योरी आगे लेके चल पाएंगे। ठीक है, लिखो जरा फटाफट, लिखो। These are the following postulates. These are the following postulates of kinetic theory of gas. These are the following postulates of kinetic theory of gas. फर्स्ट में लिखना, any gaseous sample contain large number of gaseous molecules. Contain large number of gaseous molecules. Second point. The volume of these gaseous molecules. The volume of these gaseous molecules are very small and it can be neglected. The volume of these gaseous molecules are very small and it can be neglected in comparison with total volume of gas. It can be neglected in comparison with total volume of gas. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, the force of interaction between gaseous molecules. The force of interaction between gaseous molecules is negligible. The force of interaction between gaseous molecules is negligible. Next point. Gaseous molecules always moves with very high velocity on zigzag path. On zigzag path. On zigzag path. Next point, the direction of their velocity. The direction of their velocity changes when they collide with each other. The direction of their velocity changes when they collide with each other or with wall of container. When they collide with each other, the direction of their velocity changes when they collide with each other or with wall of container. Or with wall of container. Full stop. उसी में लिखना. All collisions are perfectly elastic.
all collisions are perfectly elastic, so there is no loss of energy. All collisions are perfectly elastic, so there is no loss of energy. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, when gaseous molecule collide with, अगला पॉइंट, when gaseous molecule collide with wall of container, there is change in momentum, there is change in momentum, there is change in momentum, comma, whose rate becomes gaseous force, whose rate becomes gaseous force, and when it is divided by area, whose rate becomes gaseous force, and when it is divided by area, it becomes gaseous pressure. It becomes gaseous pressure. Next point देखो, the average kinetic energy, the average kinetic energy of gaseous sample, the average kinetic energy of gaseous sample is directly proportional to absolute temperature. Is directly proportional to absolute temperature. ठीक है, क्या बोला गया है? टेम्परेचर नहीं, क्या बोला गया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो आपको कौन सा यूनिट वाला टेम्परेचर लेना है? केल्विन वाला. समझा? क्या बोला? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे काइनेटिक एनर्जी कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे काइनेटिक एनर्जी किसके साथ प्रोपोर्शनल? 27 डिग्री केल्विन, 273. ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए डेरिवेशन. जो डेरिवेशन हम स्किप कर रहे हैं, हम आपको क्या बोले, फिजिक्स में उसका डेरिवेशन है, हम सीधा इक्वेशंस यूज कर रहे हैं. फिजिक्स जब पढ़ाएंगे तो डेरिवेशन. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक gas equation is derived. Kinetic gas equation derived किया गया और वो इक्वेशन है Pv is equals to 1/3 mnu square. Pv is equals to 1/3 mnu square. इसमें जो P स्टैंड करता है, इसमें जो P स्टैंड करता है वो है गैसियस प्रेशर. ये है गैसियस प्रेशर. जो V स्टैंड करता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ गैस. ये गैस का वॉल्यूम है. जो M स्टैंड देख रहे हैं आप, वो मास ऑफ वन गैसियस मॉलिक्यूल है. एक मॉलिक्यूल का मास है, एक मोलूल का मास नहीं है. 4 केजी 5 केजी वाला बात नहीं है. ये है एमयू वाला बात. एमयू आप समझते हैं, एटॉमिक मास यूनिट. एक मॉलिक्यूल का मास. और एन क्या है? तो ये नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, स्मॉल एन नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स. यू क्या है? तो यू इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. आरएमएस कहते हैं इसको, शॉर्टकट में आरएमएस बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर. ठीक है, ये रहा तुम्हारे पास Pv इक्वल्स टू 1/3 mnu स्क्वायर. रूट मीन स्क्वायर, u का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. अब यहां से हम लोगों को 2-3 चीज निकालना पड़ता है. एक,
आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो एब्सोल्यूट टेंपरेचर के साथ प्रोपोर्शनल है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा ये सब। दूसरा आरएमएस वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, आरएमएस वेलोसिटी यहां है, आखिर उसका इक्वेशन क्या है देखिए जरा ध्यान से। हमारे पास है Pv = 1/3 mnu²। अगर हम लोग 1 मोल का बात करेंगे, 1 मोल गैस, 1 मोल के लिए क्या मेरा n एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। अब जरा सोच के बताना, अगर एक मॉलिक्यूल के मास को, बहुत अच्छे से सोच के बताना, अगर एक मॉलिक्यूल के मास को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 1 मोल का मास होगा। नहीं समझा? हाँ वही लिखे हैं, मोलर मास, सही है। एक मॉलिक्यूल के मास को अगर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या ये 1 मोल का मास होगा। तो वैसे केस में फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए काइनेटिक गैस इक्वेशन होता P/3 1/mu²। ये समझे, 1 मोल के लिए पहले था mnu², अभी m और n हट के कैपिटल M आ गया है, मोलर मास, सही है। 1 मोल के लिए Pv = 1/3 mu², कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इसी 1 मोल के लिए क्या आइडियल गैस इक्वेशन Pv = RT आप लिख सकते हैं। Pv = nRT होता है, nRT n की जगह 1 मोल है, बोलो बोलो। तो 1 मोल के लिए Pv और RT बराबर, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि R × T, या रहने दो ना, Pv = 1/3 mu², तो U is equals to √3 Pv/m। देखो जी, RMS velocity is equals to √3 Pv/m। Pv को अगर हम हटा दें तो RT लिख सकते हैं, 3 RT/m, बोलो ठीक है। Pv को RT से हटा दें। अब कोई देना देख के बताओ तो अपना कॉपी पे, वैसे तुमको नहीं याद होगा इसलिए बोले देख के बताओ। डेंसिटी का इक्वेशन आपको याद है, डेंसिटी का इक्वेशन होता है Pm/RT। तो जरा गौर कीजिए, एडजस्ट कीजिए, क्या यहां से RT/m के जगह पे एक और इक्वेशन P/डेंसिटी लिख सकते हो। मतलब एक तीसरा इक्वेशन √3 प्रेशर/डेंसिटी। जब जैसा डाटा अवेलेबल रहेगा आरएमएस को कैलकुलेट करने का, उसको यूज करना। देयर इज 3 इक्वेशंस, √3 Pv/m, √3 RT/m, √3 P/ρ, ठीक है। जिसको भी लीजिएगा एसआई यूनिट में लीजिएगा, सावधान, प्रेशर एटीएम में मत लेना, किसमें लेना, पास्कल, ठीक है। अगर वॉल्यूम ले रहे हो तो लीटर में मत लेना, किसमें लेना, मीटर। मोलर मास ले रहे हो तो किसमें लेना, ग्राम में, सही। हाँ, तब अभी जगह पहुंच के तुम मास का ऐसा यूनिट भूल जाए तो कैसे, ठीक है। तो जिसको भी यूज कीजिएगा, यूज इन एसआई यूनिट, यूज क्वांटिटीज इन एसआई यूनिट। ओह, इस बड़ा चीज तो पूछी आजकल, अच्छा हम सोचे 8.31 लेंगे। आर का एसआई यूनिट जूल, 8.31, क्या लोगे 8.31। देखो कोई अकॉर्डिंग नहीं फॉलो, क्या फॉलो, एसआई। क्यों, कारण अगर आप एसआई यूनिट नहीं लीजिएगा ना, हमेशा पहला बात परेशान रहिएगा, 10 में से 9 जगह गलत हो जाएगा। और दूसरा वेलोसिटी का फिर यूनिट लिखिएगा, आप तो मीटर पर सेकंड लिखिएगा, खुश होइएगा तो यही मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ही जैसा, इसका मतलब बाकी सब क्वांटिटी ऐसा है। क्लियर है। बहुत बड़ा कॉमन मिस्टेक होता है स्टूडेंट, है ना, अलग अलग चीज अलग अलग यूनिट में पुट कर दिया। हम आपको बोलते हैं कि देखो जी हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है 4 लीटर कंटेनर के अंदर भर के रखे हैं, और है ना वो 5 एटीएम पे मौजूद है, वो लिख दिया 5 एटीएम 4 लीटर और ऑक्सीजन है सर, ओके सर 32। कोई प्रॉपर यूनिट ही नहीं है यहाँ पर। आप खुश हो गया, इधर स्पीड था उधर मीटर पर, काट के दिखा दो तो कैसे लाओगे मीटर पर।
नहीं आती है। सो एक ही लाइन याद रखना, न्यूमेरिकल इसका रहेगा ही रहेगा। गैसेस स्टेट में थ्योरी लिखने नहीं आएगा, जो अभी आपको हम पढ़ाएं वो नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, ये डाटा है, चल इसका न्यूमेरिकल, ये डाटा है न्यूमेरिकल एसआई। ओके, आर का एसआई यूनिट वैल्यू कितना 8.31। चलिए ये एक पार्ट याद रखिए। दूसरे पार्ट पे आइए जहां हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। जरा गौर, हम लोग पढ़े हैं अभी तुरंत लेफ्ट हैंड साइड में है 1/3 mu²। तो क्या यहां से mu² को हम लोग लिख सकते हैं 3pv। अब देखिए भाई, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है हाफ mu², करेक्ट है ना। तो 3/2pv कर दें, हाफ mu²। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया काइनेटिक एनर्जी कितने के लिए, तो 1 मोल के लिए। और राइट हैंड साइड में पहला इक्वेशन आया 3/2pv, दूसरा इक्वेशन आया 3/2RT। बोलो ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अगर पर मोल लिखना है तो 3/2pv या 3/2RT। आर किस में लिखा है, एसआई में लेंगे, जूल लेंगे तब ना काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल लिख पाएंगे। ये समझ पा रहे हैं, ये जो इक्वेशन आ रहा है ये समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, बोलो बोलो। देखो अब है ना, अगल बगल मत देखो कि कौन क्या सोच रहा है, क्या कुछ कर रहा है, उससे तो तुमको मतलब ही नहीं होना चाहिए। तुमको मतलब होना चाहिए आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर नहीं आया देन आस्क क्वेश्चन। हम पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी, तो उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है या कैलोरीज होता है, ठीक है। कैलोरी एक्चुअली हीट में यूज करते हैं, एनर्जी में नहीं, ठीक है, जूल होता है। तो आर का जूल में कौन सा वैल्यू है, तो 8.31। तो आर किस में लीजिएगा 8.31। और टेम्परेचर T कैपिटल T लिखा है तो किस में लोगे, केल्विन में। 27 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लेना है, क्या लेना है 300 केल्विन। बात समझ गए। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो 1 मोल के लिए आएगा भाई, कितने के लिए आएगा 1 मोल के लिए। अब मान लो अगर मेरे पास x मोल्स है, x मोल्स 2 मोल 5 मोल 10 मोल, जैसे हम तुमको बोलेंगे कि देखो मेरे पास जो है वो ऑक्सीजन का 90 ग्राम का सैंपल, ऑक्सीजन का 90 ग्राम का सैंपल है। तो ऑक्सीजन का 1 मोल होता है 32 ग्राम। 90 ग्राम का मतलब कुछ होगा 90/32 मोल, 90/32 मोल, समझ में आ रहा है। तो जितना मोल रहेगा उससे इसको मल्टीप्लाई करें। अगर हम काइनेटिक एनर्जी टोटल बात करें x मोल्स का, तो जो 1 मोल का आया है 3/2RT, जस्ट मल्टीप्लाई विद x मोल, जितना मोल रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं आता। आप लोग सबको देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत आपको जी, उधर सब ठीक ठाक, तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। पर मोल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी आया, अगर हम उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें तो किसका काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का। तो अगर हम इसे बोले कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बताओ, तो आप लिखिएगा ठीक है सर, 1 मोल का आप देख ही रहे थे, इसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको क्यों हम इतना मेहनत में परेशान करेंगे, R लिखेगा L लिखेगा, पता है ये R/Na एक खास तरह का कांस्टेंट होता है। R/Na एक खास तरह का कांस्टेंट होता है और आप इसको यूनिट एंड डायमेंशन से पढ़ते आ रहे हैं, नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। याद आया किसी को? देखिए ये जो आप R/Na देख रहे हैं ना, उसको हम लोग K से दिखाते हैं, K स्मॉल k, ठीक है। वेयर देखो यहाँ खत्म हो रहा है, ये k किसकी जगह पे है, R/एवोगाड्रोस नंबर। और जब आप R में एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं
then it comes to be 1.31 into 10 to the power minus 23. r का वैल्यू कितना है 8.31. जब तुम उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेगा 6.02 into 10 to the power 23 से डिवाइड करना है, नीचे 10 to the power 23, पहले तो उसको ऊपर ले दो माइनस हो गया, और 8.31 में जब तुम 6.02 से डिवाइड करोगे इट इज अबाउट 1.3. ठीक है 1.36 अप्रॉक्स. ठीक है 1.36 अप्रॉक्स इतना आता है. इसको हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. इसको हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन. इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन. क्लियर है? नाउ सी दैट कंक्लूजन यहीं पे खत्म करना था ताकि एक बोर्ड पे सब कुछ आ जाए. इसका ध्यान से सुनिए. जो आप काइनेटिक थ्योरी पढ़े उसके बेसिस पे प्रॉपर डेरिवेशन फिजिक्स में है इस इक्वेशन का Pv = 1/3 mnu². इसको हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं. इसमें P स्टैंड करता है गैस का प्रेशर, V स्टैंड करता है गैसेस वॉल्यूम, M क्या है तो एक एक मॉलिक्यूल का मास, N क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सैंपल में कितना मॉलिक्यूल है, 1 मोल है तो एवोगाड्रोस नंबर, 10 मोल है तो 10 टाइम्स ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, और U स्टैंड करता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS वेलोसिटी. RMS वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है तो उसके लिए Pv = 1/3 mnu² में 1 मोल ऑफ गैस लिए एवोगाड्रोस नंबर के बराबर कर दिए, सॉल्व किए तो यहां मोलर मास आया. 1 मोल के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का इक्वेशन है Pv = 1/3 mU². आप 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं Pv = RT, तो आप इसको पुट करके यहां से देखेंगे तो 3 इक्वेशंस आपको RMS वेलोसिटी का मिल गया. जब भी आप इसको यूज कीजिए ऑलवेज फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी इन SI. अब आइए काइनेटिक एनर्जी पे. काइनेटिक एनर्जी में जो लास्ट पोस्टुलेट्स आप काइनेटिक थ्योरी का लिखे थे, आप लिखे थे काइनेटिक एनर्जी शुड बी प्रोपोर्शनल विद एब्सोल्यूट टेंपरेचर. लिखे थे? देखिए पर मोल के लिए भी निकालिएगा तो 3/2r कांस्टेंट है, P के साथ प्रोपोर्शनल है. x मोल के लिए भी निकालिएगा 3/2r और x कांस्टेंट है, T के साथ प्रोपोर्शनल है. और एक मॉलिक्यूल के लिए भी निकालिएगा तो देखिए T के साथ प्रोपोर्शनल है. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी शुड बी प्रोपोर्शनल विद एब्सोल्यूट टेंपरेचर. ठीक है अच्छे से नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बोले? देखो अगला ध्यान से. नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के क्यूरियस माइंड का ऊपर U क्या है, U क्या है, U क्या है. ठीक है U इज कॉल्ड RMS वेलोसिटी. अब RMS वेलोसिटी क्या है? मैक्सवेल नाम सुने हो? वो क्रिकेट मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का थ्योरी देने वाले फर्स्ट साइंटिस्ट थे, और वो है ना सबसे पहले गैसियस सैंपल के सारे मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड था उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. देखिए कि हर मॉलिक्यूल अलग अलग रफ्तार से चल रहा है. अब गैसियस मॉलिक्यूल आदमी लोग थोड़ी ना कि गिन लेगा 30 को है. ठीक है तो क्या बोले कि देखिए हर किसी के पास अलग अलग स्पीड है, लेकिन सबके स्पीड को एग्जामिन करना मुश्किल है. तो आप क्या कीजिए, अगर कोई गैसियस सैंपल आपके पास है उसमें जितना भी मॉलिक्यूल्स है उनके स्पीड को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया. एक जिसके पास जितना भी स्पीड्स है सबका एवरेज है, उसको कहा गया एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड. दूसरा बोला गया कि जितना भी सबके पास स्पीड है सबका स्क्वायर कीजिए, कर लो स्क्वायर. ठीक है फिर उस स्क्वायर का मीन निकालिए, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डैश डिवाइडेड बाय n. ठीक मीन हो गया. फिर उसका रूट कर दीजिए, नाम दे दिए रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. समझ में आया? वेलोसिटी के स्क्वायर के मीन का रूट जो आप निकालते हो उसी को आरएमएस कहते हैं. जैसे मान लो 2 लड़का, हम 2 ही एग्जांपल लेके चलते हैं. 2 लड़का को दौड़ा दिए, एक का रफ्तार है 8 मीटर पर सेकंड और एक का रफ्तार है उसेन बोल्ट के चचा 12 मीटर पर सेकंड. अब इनका बोलेंगे एवरेज निकालो, एवरेज स्पीड निकालो. तो 8 + 12 डिवाइडेड बाय 2 10 आया, ये एवरेज वेलोसिटी.
लेकिन हम बोलेंगे आरएमएस, तो 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, व्हाटएवर विद द आंसर, उसका रूट निकालो। 8 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड किए हो गया हम लोग का 208, 208 में 2 से डिवाइड किए कितना आ गया 104, उसका रूट निकालो 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग, समझ गए? पिछला 10 आया था, इस बार 10 पॉइंट समथिंग आया। इसको कहते हैं आरएमएस, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। क्या समझ में आया? यू क्या है? ठीक है। और थर्ड होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब आप लोग सबको है ना एग्जामिनेशन देना है, एग्जामिनेशन में 20 नंबर का एग्जामिनेशन है, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर सही का है, गलत के लिए कुछ नहीं। अब आप अगर मान लीजिए 30 है, 20 नंबर का ही एग्जामिनेशन है, तो बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका सेम नंबर आएगा, आएगा ना? ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास 30 में से 12 स्टूडेंट ऐसा है जो लोग 18 नंबर लेके आए, 18 नंबर, समझ गए? या फिर 12-14 ऐसा है जो लोग है ना लगभग 11 नंबर लेके आए। तो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स के पास जो नंबर है वो 11 नंबर है। उसी तरह पूरे गैसेस सैंपल में हर मॉलिक्यूल के पास अलग अलग स्पीड, लेकिन कुछ ज्यादा नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड होता है उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल। सबसे ज्यादा स्पीड यही पाया जाता है, हम एवरेज नहीं बोले, आरएमएस नहीं बोले, हम बोले सबसे ज्यादा स्पीड यही है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ये स्पीड पाया जाता है, उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल। तो पूरे मॉलिक्यूलर स्पीड को देखो यहां ध्यान से बच्चे समझो, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, देखना ध्यान से। मान लो हम लोगों के पास V1, V2, V3 ऐसे करके n नंबर ऑफ Vn तक स्पीड है। देन पहला होगा एवरेज, एवरेज कैसे निकलेगा? तो V1 प्लस V2 Vn डिवाइडेड बाय n, इसको कहते हैं एवरेज। फिर होता है Vrms, इसको हम लोग U भी कहते हैं, Urms। देखिए ये ध्यान से, पहले को रूट नहीं देना चाहिए था, फिर भी समझो। V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, ऐसे ही जोड़ते 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 Vn का स्क्वायर बाय n कर दिए, उसका रूट लगा दिए, क्या समझे? RMS, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, RMS। पहले स्क्वायर्स का मीन निकालेंगे फिर उसका रूट लेंगे, ठीक है। एंड थर्ड वन इज मोस्ट प्रोबेबल, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड होता है उसको हम लोग मोस्ट प्रोबेबल कहते हैं, ठीक है। BMP हम लोग लिखते हैं, BMP दैट वेलोसिटी which is of maximum fraction of molecules। चलिए बढ़िया, सुनिएगा ध्यान से। आप मैक्सिमम सबसे पहले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ मॉलिक्यूलर स्पीड को प्लॉट किया, मॉलिक्यूलर स्पीड, और उनका ग्राफ कुछ ऐसा था, उनका ग्राफ कुछ ऐसा था। उसका ग्राफ को समझने का कोशिश करो। सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड है इसी को आप कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल। सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड है उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। सारे के सारे मॉलिक्यूलर स्पीड्स का जो एवरेज होता है वो होता है बी एवरेज, और आरएमएस इससे ज्यादा होता है। देखिए हम लोग एवरेज निकाले थे तो 10 आया था, लेकिन आरएमएस 10 पॉइंट समथिंग आ रहा था, ठीक है।
तो इस पूरे ग्राफ को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे छोटा स्पीड होता है मोस्ट प्रोबेबल, उससे बड़ा होता है एवरेज और सबसे बड़ा होता है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सर क्या करेंगे, ऐसे एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ के उसका वेलोसिटी चेक करेंगे, क्या ये प्रैक्टिकल बात है? नहीं। तो मैक्सवेल इसको भी आपके लिए सॉर्ट आउट किए, वो सभी को टेम्परेचर के साथ रिलेट करके एक इक्वेशन देते हैं, कोई डेरिवेशन नहीं कुछ नहीं, आपको सीधा उन इक्वेशंस को समझना है। उनका कहना था कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसी भी टेम्परेचर पे होता है 8 RT/πm टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब क्या करोगे, अब मान लो जैसे हमारे गैसेस सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल है, तो एक को पकड़ के स्पीड थोड़ी ना गिन पाओगे, तो अवोगाड्रो नंबर के ऑर्डर में, तो उसको टेम्परेचर के साथ रिलेट करके एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया गया। इट कम्स टू बी रूट अंडर 8 RT/πm, वही RT/m सब ऐसा ही होना चाहिए। और जब आरएमएस निकाले, ये तो हम लोग डिराइव भी कर चुके हैं, 3 RT/m आरएमएस को निकाले ना, अभी हम लोग पीछे डिराइव किया, उधर देखो रूट अंडर 3 RT/m आरएमएस, क्लियर है? और मोस्ट प्रोबेबल आया रूट अंडर 2 RT/m, सब में RT/m है, सब में RT/m है, इसलिए तुम अगर चाहोगे तो RT को PV से भी हटा सकते हो, इसलिए तुम अगर चाहोगे तो RT को PV से भी हटा सकते हो, PV से भी हटा सकते हो, और अगर तुम चाहोगे तो इसको डेंसिटी से भी हटा सकते हो, करेक्ट है ना? 8p/π याद आया, 3p/, अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2p/, करेक्ट है? जैसा डाटा वैसा इक्वेशन, जिसको भी यूज करेंगे बाकी सारा पैरामीटर्स किस में लेंगे, SI में। ठीक है, अब जरा तुम ही बताओ, वहां छोड़ दो, वहां तुमको एक आइडिया मिल ही गया है, बताओ रूट अंडर 8/π, सब में PV कांस्टेंट्स को छोड़ दो, रूट अंडर 8/π, रूट अंडर 3, रूट अंडर 2, न्यूमेरिकली सबसे बड़ा कौन? रूट 3 बड़ा, क्योंकि अगर 8 में 3 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करोगे तो ये 2 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा, नहीं समझा? अरे 8 में 3.14 से डिवाइड करोगे तो 2 से बड़ा आएगा लेकिन 3 से छोटा आएगा, तो सबसे बड़ा रूट 3 है, उससे बड़ा रूट अंडर 8, सॉरी उससे छोटा रूट अंडर 8/π है, और सबसे छोटा कौन है? रूट 2, देखो वहां ग्राफ में है। तो आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे छोटा होता है, उससे एवरेज होता है, उसके बाद आरएमएस होता है। अगर आप मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और आरएमएस का रेशियो निकालिएगा, रेशियो, तो इट कम्स टू बी रूट 2 इज टू रूट अंडर 8/π इज टू रूट 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये है मॉलिक्यूलर स्पीड and this is the meaning of average, RMS and most probable। ठीक है, नोट करो रखना, एक का काइनेटिक थ्योरी। मैक्सवेल का थ्योरी का बात कर रहे हो?